मैं डॉक्टर शोभा भाटिया राजकीय महाविद्यालय जम्वा रामगढ़ से द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए आज नाटक और एकांकी में अंतर पर चर्चा करूंगी। पूर्व में हमने देखा कि काव्य के दो भेद माने गए हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत हम अभिनीत किए जाने वाले रचनाओं को रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में नाटक और एकांकी दोनों ही दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। दृश्य काव्य से हमें स्पष्ट है कि जिस रचना को हम रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करते हैं वह दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। अभिनय के साथ साथ यह एक ही विधा के दो रूप हैं। फिर भी नाटक और एकांकी दोनों ही अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। दोनों दृश्य काव्य होते हुए दोनों में अभिनय और रंगमंच होते हुए भी, क्योंकि मूल रूप से दोनों की रचना लेखन में अंतर है, उसी आधार पर नाटक और एकांकी दोनों दृश्य काव्य होते हुए भी अपने अलग अलग नियमों और महत्व को स्वीकृति प्रदान करते हैं। एक दृश्य काव्य के भाग होते हुए भी इन दोनों में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। एकांकी नाटक का एक रूप विशेष है और क्लेवर की दृष्टि से यह नाटक से छोटा होता है। साथ ही इन दोनों में कुछ और अंतर भी पाए जाते हैं। एकांकी और नाटक के भेद को समझना एकांकी संबंधी स्पष्ट धारणा के लिए आवश्यक है, क्योंकि नाटक की पुरानी विधा के सुपरिचित स्वरूप के अंतर्गत ही एकांकी के विवेचन मूल्यांकन के प्रयास की आशंका सदा बनी रहती है। इन दोनों के जो मुख्य अंतर हैं उन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। दोनों के अंतर को देखने के लिए सबसे पहला बिंदु जो है वह है एकांकी में सिर्फ एक ही अंक होता है, जबकि नाटक अनेक अंकों पर आधारित विधा है। यह हम पहले भी देख चुके हैं। एकांकी और नाटक का स्पष्ट भेद है कि एकांकी एक अंक में ही समाप्त हो जाती है, जैसा कि एक अंक वाली अर्थात एकांकी, जबकि नाटक में लंबाई के साथ साथ दृश्य परिवर्तन के भी बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरा, एकांकी में एक ही घटना अथवा कार्य की एकता होती है। देखिए यहाँ स्पष्ट है कि जो भी चर्चा हम एकांकी के माध्यम से करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ को हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह सिर्फ एक ही होगी। एक समस्या, एक घटना, एक कार्य या सामाजिक व्यवस्था में बहुत सारी विसंगतियां होते हुए भी हमें सिर्फ एक ही कठिनाई की या एक ही बात को प्रस्तुत करना है, जबकि नाटक में एक से अधिक कथाएं और घटनाएं हो सकती हैं। देखिए यहाँ दोहरा भेद है। एक तो बहुत सारी घटनाओं को दिखाते हुए हम नाटक के मूल उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं, और दूसरा इसमें एक से अधिक समस्याएं भी हो सकती हैं। कथाओं से तात्पर्य है कि एक नायक नायिका के माध्यम से
एक भेद को ही, एक परेशानी को ही नहीं उठाया जाता, अपितु एक से अधिक कथाओं का चित्रण एक साथ किया जाता है। तीसरा, एकांकी में चरित्रों के क्रमिक विकास तथा धीमे विकास की सुविधा नहीं रहती है। तेज गति से चरित्र के वांछित पक्ष के निदर्शन के बाद कार्य की परिणति की ओर अग्रसर होना ही एकांकी का मुख्य लक्ष्य है। देखिए, यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि क्योंकि एकांकी एक अंक की होती है और छोटी होती है, इसलिए अगर हम अन्य अन्य बातों का चित्रण करने लगेंगे या अन्य अन्य बातें करने लगेंगे तो हम अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएंगे। इसलिए एकांकी को हमें बड़ी कसाव के साथ प्रस्तुत करना होता है कि ऐसा न लगे कि हम अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं और तेज़ी से ही उन मुख्य घटनाओं के आधार पर ही हम उसके परिणाम पर पहुंचते हैं। जबकि इसके विपरीत नाटक में चरित्रों के जीवन के विविध पक्षों को जीवन अनुभवों के घात प्रतिघातों के आधार पर विकसित किया जाता है। यहाँ भी स्पष्ट हो रहा है कि ये नाटक में सिर्फ एक ही चरित्र की विशेषता को प्रकट नहीं किया जाता, अपितु अलग अलग पात्रों के कई चित्रों को या मुख्य पात्र की अनेक अच्छाइयों को या बुराइयों को स्पष्ट किया जाता है। चौथा, एकांकी का कथानक आरंभ से ही अपनी परिणति की ओर तेज गति से बढ़ता है, जबकि नाटक में विकास प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। इसमें भी वही अंतर है, क्योंकि छोटी होने के कारण कथानक को अगर हम विस्तार देंगे तो एकांकी नहीं रह पाएगी, इसलिए उसे जो उसका मूल उद्देश्य है उसकी ओर बड़ी तेज गति से बढ़ना होता है। जबकि नाटक का विकास अनेक मुद्दों, अनेक परिस्थितियों, अनेक चरित्रों के माध्यम से स्पष्ट होता है। पांचवा, एकांकी के कथानक में घनत्व और केंद्रीयता का तत्व विद्यमान रहता है, जबकि नाटक में इस दृष्टि से अधिक विस्तार और वैविध्य तथा फैलाव होता है। छठा, द्वंद्व की दृष्टि से भी एकांकी बहुत गतिशील एकांतिक प्रभाव को संपन्न करने वाली मानी जाती है, जबकि नाटक में द्वंद्व को अनेक रूपों में विस्तृत वातावरण देते हुए प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ हर अंतर के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि एकांकी क्योंकि संगठित होती है, छोटी होती है, शीघ्र समाप्त होने वाली होती है, तो हर दृष्टि से उसको बड़ी तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है। जब हम पात्रों के द्वंद्व के माध्यम से एकांकी को गति दे रहे होते हैं तो उस द्वंद्व को हम बहुत लंबा चित्रित नहीं कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से या बहुत छोटे और संगठित रूप में ही हमें पात्र के द्वंद्व का चित्रण करना होता है। सातवां है, एकांकी के कथोपकथन भी नाटक की अपेक्षा अधिक चुस्त और कथात्मक होते हैं। जबकि नाटक में हम जो कथोपकथन पात्रों के लिए प्रस्तुत करते हैं उसमें मुख्य बात के साथ साथ अन्य अन्य हंसी मजाक की बातों को या पात्रों की चर्चा को इधर उधर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। सातवां आठवां, नाटकों की घटना प्रवाह और चारित्रिक विकास में काफ़ी उतार चढ़ाव और वैविध्य संभव है, जबकि एकांकी में यह दोनों तत्व तेज दौड़ की तरह अपने गंतव्य की ओर उन्मुख होते हैं।
देखिए, घटनाओं के आधार और चरित्रों के विकास में भी हम क्रमशः नाटक में पात्रों के चरित्र को, घटनाओं को या अन्य पक्षों को बहुत धीमी गति से चित्रित करते हैं, जबकि एकांकी में जैसा कि उदाहरण में कहा गया है कि तेज दौड़ की तरह हम शीघ्र ही अपने लक्ष्य की ओर पहुंचते हैं। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि अनेक समानताओं के बावजूद और अभिनय और रंगमंच की एकरूपता के बावजूद भी नाटक और एकांकी दोनों ही स्वतंत्र रूप में अपना अलग अलग महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।